कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज। नमस्कार, दमदार 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। दमदार 10 में आज हम बात करेंगे कई महत्वपूर्ण खबरों की। उत्तर प्रदेश में बाढ़ को लेकर लगातार सियासत जारी है। कश्मीर में एनकाउंटर हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार अलग अलग जगहों पर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह से केरला स्टोरी को लेकर सियासत हुई, और सियासत अब भी हो रही है क्योंकि फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है। द केरला स्टोरी फिल्म की सियासत लगातार जारी है और अब इसमें बड़े बड़े नाम भी कूद चुके हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड मिले तो केरल के मुख्यमंत्री ने जूरी पर सवाल उठा दिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो अभी तक फिल्म को बैन कर रखा है और कांग्रेस इसे झूठी कहानी बता रही है। आईसीएस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है सब। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं और उसी आईने ने समाज को सब सच दिखाया। तो कई लोगों की नसों में बहता गद्दारी वाला खून खौल उठा। सवाल उठाए, विरोध किया, लेकिन तमाम विरोधों के बाद भी द केरला स्टोरी फिल्म ने थिएटर में जगह बनाई और सुपरहिट हुई। Tell me, when exactly you joined ISIS? प्यार का जाल, ब्रेन वॉश, धर्मांतरण और फिर जिहादी खेल, इसी को उजागर करने वाली फिल्म द केरला स्टोरी को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी इस फिल्म को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार मिला। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस फिल्म की निंदा कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे केरल का अपमान बता दिया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लिखा कि केरल की छवि धूमिल करने और सांप्रदायिक नफरत के बीज बोने के स्पष्ट इरादे से घोर गलत सूचना फैलाने वाली एक फिल्म को सम्मानित करके राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जूरी ने संघ परिवार की बांटने वाली विचारधारा को मान्यता दे दी है। केरल एक ऐसा राज्य है जो हमेशा मेल जोल, शांति और भाईचारे के लिए जाना जाता है। इस फैसले से केरल और वहाँ के लोगों का अपमान हुआ है। यह सिर्फ मलयालियों की नहीं बल्कि हर उस इंसान की चिंता है जो लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों में विश्वास करता है। हमें मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। साल 2023 में आई फिल्म लगातार सुर्खियां बटोर रही है, लोगों को जिहादी खेल की सच्चाई बता रही है, लेकिन कम्युनिस्टों के लीडर को ये रास नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने भी पुरस्कार दिए जाने की आलोचना की और लिखा कि नफरत और बेबुनियाद आरोप फैलाने वाली फिल्म द केरला स्टोरी को सम्मानित करना बाकी सभी पुरस्कारों की गरिमा को कम करता है। द केरला स्टोरी की कहानी 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन के दावे की सच्चाई बता रही, लेकिन कई नेताओं और संगठनों को इस पर आपत्ति है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने तो फिल्म को बैन कर रखा है। केवल ममता बनर्जी ही नहीं, कांग्रेस और सपा को भी अपने वोट बैंक की चिंता है। नरेंद्र मोदी का जो पूरा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, ये हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री था वैसे काम कर रहा है। केरला स्टोरी एक फेक नैरेटिव, एक फेक इस्लामोफोबिक कंटेंट है। सरकार अपने तरह की एक हेट प्रोपेगेंडा जो मुसलमानों के खिलाफ चलाती है। मुस्लिम वर्ल्ड को भी मालूम होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का असली चेहरा क्या है। ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, नफरत फैलाने वाली फिल्म है, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए फिल्म बनी हुई है। सच्चाई इसमें है नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और अवार्ड फिल्मों का स्तर गिरा दिया है। अवार्ड लायक क्या है, ये तो फिल्म बननी ही नहीं चाहिए, अवार्ड की बात ही दूर है। हद हो गई। कभी पाकिस्तान को क्लीन चिट, कभी आतंकी हमलों पर सवाल, कभी सेना के शौर्य पर शक, तो कभी जिहादी मानसिकता को उजागर करने वाली फिल्म पर सवाल। इनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए अब ये कुछ भी कहने और करने को तैयार है। कभी थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण और छांगुर जैसे गद्दारों पर सवाल नहीं उठाने वाले विपक्ष की मानसिकता कितनी गिर गई है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिल्म ने अपने नाम 2 नेशनल अवार्ड करके इनके जैसों को जवाब जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में रात होते ही लोग डरने लगे हैं। डर फैल गया है। डर किस बात से? आसमान में जलती लाइट को लेकर। एक ऐसी लाइट
जिसका संज्ञान प्रशासन ने लिया। बात मुख्यमंत्री तक पहुंची तो मुख्यमंत्री ने कड़े आदेश जारी कर दिए हैं। किनके खिलाफ? जिन्होंने अफवाह फैलाई है इन लाइट्स के माध्यम से। ये लाइट्स कैसी हैं और मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया है अफवाह फैलाने वालों को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2002 में उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों में शाम होते होते लोग अपने घरों में कैद हो जाते। जून की तपती गर्मी रातों में लोग अपनी छतों पर सोना बंद कर चुके थे और दिन में बच्चों के बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी थी। उनके भीतर डर था कि अगर रात में अकेले बाहर निकले तो मुंह नोचुआ हमला कर देगा। कोई इंसान, कोई मशीन या तो कोई एलियन। जिसके मन में जो आता वो लोगों के बीच खड़ा होकर मुंह नोचुआ को अपनी परिभाषा दे देता। लेकिन ज्यादातर लोगों का दावा था कि ये एक उड़ने वाली चीज है जिसके अंदर से लाल, पीली और हरी लाइट जलती है और ये अंधेरे में मुंह नोच कर भाग जाता है। हम आपको ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ऐसा ही पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रात के समय ड्रोन उड़ने की अफवाहें फैल रही थी। मुजफ्फरनगर, बिजनौर और अमरोहा जैसे शहरों में लोग आसमान में रंगीन लाइटें देखकर ड्रोन हमले या चोरी की आशंका से रात रात भर जागने लगे थे। इस अफवाह के कारण लोगों में डर और अशांति का माहौल था। ये खबर जब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो एक्शन हो गया। उत्तर प्रदेश में ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर गैंगस्टर और एनएसए लगाया जाएगा। ड्रोन से चोरी की अफवाहें ऐसी फैली कि लोग रात भर जाग कर घरों की निगरानी करने लगे थे। 2-2, 3-3 रातें लोगों ने जाग कर काटी, सिर्फ इस डर से कि कहीं कोई ड्रोन उड़कर ना आ जाए और उनके खून पसीने की मेहनत से कमाई मिनटों में ना ले उड़े। ग्रामीण रातों को जाग के जो है पहरा दे रहे हैं। ग्रामीण को डर है कि चोर जो है ड्रोन कैमरे से रेकी कर रहे हैं। रात को ड्रोन हर गांव में उड़ता दिखाई दे रहा है। अब ये भी क्लियर नहीं है वो ड्रोन है कि खिलौना है। एक बार नहीं, काफी बार देखा गया ड्रोन। फोटो खींचे गए 5 बजे तक चलते हैं, 5 बजे तक सर, सुबह 5 बजे तक जी पूरा गांव जगता है। पूरा गांव जगता है हमारा। चोर आते हैं तो प्रशासन को बुलाया, उन्होंने हमें बताया कि अफवाह है और जो लोग भी इस काम को कर रहे हैं वे जल्दी से जल्दी पकड़े जाएंगे। अब वहाँ ज्यादा चल रही है, हमने ड्रोन आज तक देखा ही ना कैसा ड्रोन है। इन ड्रोन से सबसे ज्यादा दहशत तब फैली जब इनमें लोगों ने लाइट जलती देखी। आसमान में उड़ते संदिग्ध ड्रोन और रात के अंधेरे में उनमें जलती रोशनी, इन्हें दूर से देखकर ही लोगों के जहन में दहशत फैल जाती थी। और यही कारण था कि ग्रेटर नोएडा से लेकर बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर से लेकर बदायूं और अमरोहा, तमाम जगहों पर लोग सतर्क हो गए। रात में हाथों में डंडे लेकर निगरानी करते नजर आए। लोग ड्रोन की अफवाहों के बीच रात भर जागने को मजबूर हैं। सबके हाथों में आपको डंडे नजर आ रहे होंगे और ये लोग रात भर अपने इस पूरे इलाके में पहरा देते हैं। ड्रोन की अफवाहों के बीच, लगातार हो रही चोरियों की अफवाहों के बीच यहाँ के लोग जो हैं वो परेशान हैं और रात भर जागकर अपने इस इलाके में पहरा दे रहे हैं, क्योंकि पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से ड्रोन देखे जाने की खबर के बीच इन लोगों का ये कहना था कि ये लोग अपने आप को, अपने इस पूरे इलाके को सुरक्षित रखने के लिए रात भर यहाँ पर जागने को मजबूर हैं। लोग ये दावा करने लगे थे कि जिन इलाकों में भी ड्रोन उड़ रहे हैं उन्हें चोर उड़वा रहे हैं, जिसके कारण लोग अपनी रातें सड़कों पर जाकर गुजारने लगे, पहरा देने लगे। पुलिस ने लोगों को दहशत से बाहर निकालने के लिए गश्त बढ़ा दी, लोगों के साथ बैठकें की। कॉल आने पर तुरंत मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे और फिर जब ऐसे मामले बढ़ने लगे तो पुलिस ने जांच पड़ताल तेज की। मुजफ्फरनगर में 2 आरोपियों को धर दबोचा गया और उन्हें पकड़ने के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ड्रोन उड़ाने वाले अफवाहबाज कबूतरबाज निकले। पता चला कि ये लोग कबूतरों के पैरों में रंगीन लाइट लगाकर उड़ाते थे। फिलहाल सीएम योगी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अफवाहें फैलाने या डर पैदा करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ड्रोन से चोरी की अफवाह फैलाने वाले गैंग को टाइट कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे बिल्कुल दाहिने हाथ पे आप जो 2 तस्वीर देख रहे हैं, संदीप डांगे और रामचंद्र कलसांगरा, ये 2 ऐसे नाम हैं जो मालेगांव ब्लास्ट में पूछताछ के लिए बुलाए गए थे। इन्होंने पूछताछ में पूरा सहयोग किया, लेकिन उसके बाद पूछताछ से वापस आने के दौरान जैसा दावा किया जा रहा है टीम की ओर से, ये दावा किया गया ना ये टीम की ओर से कि दोनों ही लोगों से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन 17 साल बीत जाने के बाद भी ये दोनों चेहरे आज तक घर वापस नहीं लौटे हैं और परिवार इनका 17 साल बाद भी इंतजार कर रहा है। क्या हुआ इनके साथ, इस रिपोर्ट में देखिए।
के मालेगांव ब्लास्ट में 17 साल के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाकर सभी आरोपियों को बरी तो कर दिया, लेकिन पीड़ितों को अभी भी पूरा न्याय नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के 2 परिवार आज भी अपने घर के मुखिया के वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इन 2 परिवारों को आज भी कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। आज भी बेटों को अपने पिता की वापसी का इंतजार है। पिता जिंदा भी हैं या नहीं, और अगर हैं तो कहां हैं? बस यही सवाल दिमाग में घूम रहा है। मां को विधवा की तरह रहना है या अभी भी मांग में सिंदूर लगाना है, इसका इंतजार है। 10 लाख के इनाम वाली यह तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि देवव्रत के पिता रामचंद्र उर्फ राम जी कलसांगरा को मालेगांव ब्लास्ट मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन 17 सालों तक केस की जांच चली, मुकदमा चला, फैसला आया, लेकिन रामचंद्र नहीं आए। उनको आसमान खा गया या जमीन निगल गई, अधिकारियों तक को नहीं पता, और परिवार आज भी इसी आस में बैठा है कि शायद रामचंद्र कभी लौट कर आएंगे। ये घटना दशहरे के आसपास की घटना है। दशहरे के बाद जो है लगभग सभी की गिरफ्तारी उसी समय हुई थी इसमें, और उसी समय हमारे पिताजी जो है उसके बाद से जो है गिरफ्तार है। आज तक जो है उनका कोई भी इसमें पता नहीं चला। जो एटीएस के पूर्व अधिकारी मुजावर खान जो बार बार ये पूछ रहे, मीडिया में आकर बयान देते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। इंदौर के दिलीप पाटीदार का परिवार भी पिछले 17 साल से उनका इंतजार कर रहा है। दिलीप की पत्नी और बेटे उनकी राह देख रहे हैं। 10 नवंबर 2008 को मुंबई एटीएस की टीम दिलीप पाटीदार को पूछताछ के लिए लेकर गई थी। तब से ही दिलीप का कोई अता पता नहीं है। 17 नवंबर तक एटीएस ने हिरासत में रखा और बाद में कहा कि छोड़ दिया, लेकिन वो आज तक घर नहीं पहुंचे। इसने तो यही बताया कि हमने छोड़ दिया। बोले कि हमें वो गवाही के लिए लेके गए थे, तो आइडेंटिटी कार्ड के लिए छोड़ दिया। बोले प्रूफ चाहिए, उसमें प्रूफ के बिना गवाही नहीं दे सकते, बस यही बोला उन्होंने। उम्मीद तो है कि कुछ सरकार मतलब सुन ले हमारी कि कहाँ है व्यक्ति, ढूंढने के लिए वो मतलब एटीएस वालों को फोर्स करे। कि एटीएस रात को लेके गई, उसके बाद में कोई पता नहीं चला, और वहाँ पे पूछा तो वो बोलते हैं छोड़ दिया। सरकार से यही मांगे कि कुछ हमारे लिए मदद करे, पिताजी को ढूंढने में मदद करे, और एटीएस वालों पे उनकी जानकारी निकाले कि क्या करा क्या नहीं करा। 17 साल हो गए और 2 परिवार इंतजार कर रहे हैं। 2 बेटे सवालों के जवाब चाहते हैं। एटीएस के अधिकारियों से जिन्हें कोर्ट ने दोषी माना, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्हें आज तक कोई सजा क्यों नहीं सुनाई गई? बहरहाल 17 साल मालेगांव ब्लास्ट केस चलने के बाद मिले न्याय के बाद भी ये केस अब भी अधूरा लगता है। सवाल सिर्फ 2 आदमियों के गुम होने का नहीं है, सवाल इंसाफ और जानकारी के बीच की उस दूरी का है जो कभी पूरी नहीं हुई। इन परिवारों का इंतजार उसी दूरी का है जो पिता के लौटने के बाद खत्म होगी। और सवाल ये भी कि आखिर इंतजार कब तक? पिता के लौटने की उम्मीद हर दिन बढ़ती जा रही है। उनकी आंखों में इंतजार है और मन में एक सवाल, आखिर वो हैं कहां? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब उत्तर प्रदेश से आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आपने एक भक्ति गीत सुना होगा, मानो तो मैं गंगा जल हूं, न मानो तो बहता पानी। लेकिन इस गीत को हकीकत में अपनाते हुए एक दारोगा जी का वीडियो सामने आया है। उत्तर प्रदेश में गंगा मैया ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, तो उत्तर प्रदेश के एक दारोगा जो का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। एक दिन पहले दारोगा जी ने घर के गेट पर खड़े होकर गंगा मैया की पूजा की, दूध और जल चढ़ाया, तो अगले दिन वो घर तक आई गंगा मैया में डुबकी लगाते नजर आए। उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद बाढ़ आई तो गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। घर, दुकान, स्कूल, पूरे के पूरे गांव डूब गए। तो अब एक दारोगा जी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो एक दिन पहले गंगा जी की पूजा कर रहे हैं, तो अगले दिन घर में ही गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। सुना था सरकार हर घर नल से जल योजना चला रही है, पर दारोगा जी के यहाँ तो जलजला योजना लागू हो गई है। अब प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर दारोगा जी कह रहे हैं गंगा जी उन्हें दर्शन देने आई हैं। खैर, अब गंगा जी खुद दारोगा जी के घर आ गईं, तो दारोगा चंद्रदीप निषाद फूल दूध चढ़ाकर पूजा कर रहे हैं। अब पूजा पाठ किया तो डुबकी भी लगाना होगा। बस अगले ही दिन गंगा जी दारोगा जी के घर के अंदर ही पहुंच गई।
कल तो पानी दरवाजे पर ही था, अब पानी ऐसे घुसा है कि दारोगा जी जल योगा में माहिर हो गए। स्नान करते करते ध्यान लगाना सीख गए। अब कपड़े सूखे ना सूखे, दारोगा जी की आत्मा जरूर धुल रही है और दारोगा जी डेली गंगा जी में डुबकी लगाकर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। दरअसल प्रयागराज में गंगा और यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे 200 गांव और शहर के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। केवल प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बलिया से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। पानी की मनमानी इसे ही कहते हैं। ये गंगा की वो विनाशक लहर है जो बलिया के इस गांव में तबाही बनकर आई है। पक्की दीवारें, मजबूत छतें, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बह गया। ये वीडियो सिर्फ 35 सेकंड का है, लेकिन जो इसमें नजर आया वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बलिया के गांव में पक्का मकान गंगा की लहरों में समा गया। ये काशी का 80 घाट है, जहां सुबह बनारस की शुरुआत होती थी, जहां भक्ति और संस्कृति की ध्वनि गूंजती थी। लेकिन अब यहां सिर्फ बहते हुए पानी का सन्नाटा दिखाई दे रहा है। गंगा की लहरें इस ऐतिहासिक घाट को पूरी तरह निगल चुकी हैं। मैं इस वक्त 80 घाट पर मौजूद हूँ। ये वही घाट है जहाँ पर हर शाम को हजारों हजार श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, बैठते थे और यहाँ पर माँ गंगा के सामने वो घंटों बिताते हैं। यहाँ की स्थिति क्या है आप देखिए कि बड़ी बड़ी जो मंदिरें हैं, बड़े बड़े जो मठ हैं वो सब डूबे हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप देखिए चूँकि ये सीढ़ी है 130 सीढ़ी है। सोचिए कि 130 सीढ़ी नीचे, वहाँ पर काफ़ी प्लेन जगह थी जहां पर लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। पानी है वो 130 सीढ़ी ऊपर आ चुका है। गंगा वाराणसी में खतरे के निशान को पार कर चुकी है। वाराणसी में गंगा में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है। सरकार ने सिस्टम को हाई अलर्ट किया। पानी की मनमानी की ऐसी ही तस्वीरें देश के कोने कोने से आ रही हैं। हर तरफ बाढ़ बारिश का कोहराम देखने को मिल रहा है। मैदान हो या पहाड़, पानी का रौद्र रूप देखकर सब कांप रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच सितंबर में होने वाले क्रिकेट मैच की, जिस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। एशिया कप क्रिकेट सीरीज में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल हो गया है, लेकिन इस मुकाबले से पहले राजनीति गर्मा गई है और हर शख्स इस मैच का विरोध कर रहा है। जब पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो उसके साथ मैच का मुकाबला नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत है ऐसे लोगों को, ऐसे देश को सबक सिखाने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और आतंकियों के आकाओं को जहन्नुम में पहुंचाने के बाद क्या भारत का पाकिस्तान से मैच होना चाहिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब सीमा पर तनाव हो तब क्या दुबई में छक्के चौके की बात होनी चाहिए? संसद से लेकर स्टेडियम तक एक ही सवाल उठ रहा है कि जो देश आतंकियों को भेजता है उसके साथ मैच कैसे हो सकता है? एशिया कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान होते ही भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बवाल मचा हुआ है। फैंस इस मैच को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ये वही फैंस हैं जो एक समय पर भारत पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदान पर होने वाली जंग को देखने के लिए बेताब रहते थे। लेकिन पहलगाम में हुए हमले के बाद इन फैंस में गुस्सा भरा हुआ है। कई लोगों का तो कहना है कि क्रिकेट मैच नहीं, ऑपरेशन सिंदूर होना चाहिए। एशिया कप 2025 का शेड्यूल भले ही जारी हो चुका हो, लेकिन देश में एक ही आवाज गूंज रही है कि पाकिस्तान से नहीं चाहिए कोई मैच। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी संसद में कह चुके हैं और अब खेल की दुनिया में भी सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान से मुकाबला किसी भी मायने में सही है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। 2 बार भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार किया, खासकर वर्ल्ड चैंपियन लीग के दौरान। और इनकार के पीछे का सिर्फ एक संदेश था कि पहले देश फिर क्रिकेट। भारत खेल को राजनीतिक मंच नहीं मानता, लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, भारत पीछे नहीं हट सकता और यही देश का हर नागरिक कह रहा है। एशिया कप 9 सितंबर से 28 सितंबर तक दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा।
टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच होने वाले मुकाबले से होगी, जो अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। भाइयों को पहलगाम में निर्दोष व्यक्तियों को बेरहमी से मारा था, उसके साथ मैच का कोई भी रिश्ता का समझौता नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, किसी भी तरह का कोई भी न संवाद होना चाहिए, न गेम होना चाहिए, न किसी भी तरह का कोई रिश्ता उसके साथ होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कभी भी दुश्मन के साथ मैच नहीं खेला जाता है, और वो मेरा दुश्मन है, हम उसके साथ कैसे मैच खेलेंगे। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, भावना है। सवाल सिर्फ रन और विकेट का नहीं है, सवाल है उस खून का जो एलओसी पर बहता है, चाहे एशिया कप हो या वर्ल्ड कप। ये तय करना सिर्फ बीसीसीआई का नहीं, पूरे देश की भावना का विषय बन चुका है। और अब वक्त आ गया है कि भारत पाक मैच पर आखिरी फैसला हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते आगे, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बेखौफ बदमाशों की और लाचार सिस्टम की। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अपराधी बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर में दबंगों ने एक अधेड़ की भीड़ के सामने पीट कर हत्या कर दी, और उसको बचाने के बजाय वहां मौजूद लोग हर बार की तरह सिर्फ वीडियो बनाते रहे, तमाशा देखते रहे। ये डराने वाली तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर फिर दाग लगने लगा है। दबंगों ने एक युवक की पीट कर सरेआम हत्या कर दी और लोगों की भीड़ पिटाई का वीडियो बनाती रही। अधेड़ बीच सड़क पर बेसुध हालत में पड़ा रहा तो लोग वीडियो बनाकर उसको मरता देखते रहे। शाहजहांपुर की चौक कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला बंगस में दबंग ने अधेड़ की पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। दबंग युवक ने मोहल्ले के सैकड़ों लोगों के सामने लात, घूंसों और डंडे से अधेड़ को पीटा, और कोई बचाने या बीच बचाव करने नहीं आया। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, लेकिन मामले को हल्का समझकर वापस चली गई। बस फिर क्या था, थोड़ी देर बाद अधेड़ की तड़प कर सड़क पर ही मौत हो गई। और दिन भर की अहम खबरों के साथ ही दमदार 10 में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें जारी हैं। विमल, बोलो जुबान कैसे? विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए, और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसे? विमल में गुलिस्तां के